Hey guys, a very good afternoon to all of you and welcome back to the Layman Way, जहाँ पे हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमने अगस्त के करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया है जिसमें हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लेट्स मेक दिस पॉइंटर वाइट, है ना। तो इसमें हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड आवर वीडियो टू योर फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आगे आज का लेक्चर। और आज ये आखिरी लेक्चर है, इसके बाद आखिरी लेक्चर मतलब इन्वायरमेंट का आखिरी लेक्चर है, इसके बाद इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, तो पहला जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट IPCC। व्हाट इज़ IPCC? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था जब हम AR6 के बारे में बात कर रहे थे, दैट वाज असेसमेंट रिपोर्ट 6, है ना। तो इससे आपको पता चल गया होगा एक बात तो इससे हमको यही पता चल गया कि ये क्या करती है, असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है ना। तो यही इसका एक ही काम है, असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है। और ये छठी इसकी असेसमेंट रिपोर्ट थी, इससे पहले 5 ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सेटअप कब हुई थी। इट वॉज सेटअप इन 1988 बाय WMO एंड UNEP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किन दोनों बॉडीज़ ने इसको इस्टेब्लिश किया है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था। किसको? IPCC को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन एक बार ट्रैफिक के लिए जो है वो UPSC ने पूछ लिया था कि UPSC ने ट्रैफिक के बारे में क्वेश्चन पूछा था और उसमें एक स्टेटमेंट में लिखा था कि इट वॉज फॉर्म विद द कोलैबोरेशन ऑफ IUCN एंड WWF, ठीक है। तो नहीं मालूम होगा तो नहीं सही कर पाओगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो IPCC है दैट वाज इस्टेब्लिश बाय WMO एंड UNEP। कितने मेंबर्स हैं? 195 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। काम क्या करती है? अभी मैंने बताया, असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करती है, ठीक है। इसका काम क्या है? जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है ना उसको ये असेसमेंट करती है ना। और ये बताती है कि इसमें साइंटिफिक बेसिस बताती है उनका बेसिकली क्लाइमेट चेंज का कि क्या है, ताकि जो भी गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए वो अपनी पॉलिसीज़ इन रिपोर्ट्स के हिसाब से बना पाए, है ना। जैसे हमने लास्ट में AR6 को डिस्कस किया था, है ना। तो उसी के बेसिस से गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ और जितनी भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं वो भी उससे कुछ असेसमेंट ले पाए, है ना। तो ये बेसिकली बस असेसमेंट करती है रिपोर्ट्स का, ये ध्यान रखना। खुद की ये रिसर्च रिपोर्ट और ये सब खुद की रिसर्च नहीं करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि IPCC खुद की रिसर्च नहीं करती है ना। खुद की रिसर्च नहीं करती है, ये सिर्फ असेसमेंट करती है रिपोर्ट्स का, ठीक है। तो असेसमेंट करके ये क्या करती है? इट प्रोवाइड्स पॉलिसी मेकर्स विद रेगुलर साइंटिफिक असेसमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको असेस करती है, उनके इम्प्लीकेशंस और फ्यूचर रिस्क बताती है कि भाई क्या रिस्क है क्लाइमेट चेंज का, है ना। ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो अकॉर्डिंगली अडेप्ट और मिटिगेट कर पाएँ उन ऑप्शंस को, है ना, देख के, ठीक है। इट डज़ नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, ये ध्यान रखना। और इसके बाद जैसे कि हमने बताया था कि IPCC जो है वो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट्स पीरियोडिकली रिलीज़ करती है। तो जनरली हर 7 साल में एक बार इनकी रिपोर्ट आती है। तो जैसे AR5 जो है वो 2014 में आई थी, है ना। उसके बाद अभी 2021 में आई है ना AR6। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये असेसमेंट रिपोर्ट पीरियोडिकली रिलीज़ करती है जनरली 7 साल के इंटरवल में। और पहली रिपोर्ट कब रिलीज़ हुई थी? 1990 में, ठीक है। पहली रिपोर्ट कब रिलीज़ हुई थी? 1990 में। तो ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रलिटी। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि भाई जितना हम एमिशन कर रहे हैं, है ना, उतना हमको एब्जॉर्ब भी करना है ना। इसी को ही हम बोलते हैं नेट जीरो। अब देखो, दो चीज़ें हैं जिनमें आपको डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। एक है एब्सोल्यूट जीरो और एक है नेट जीरो, ठीक है। जीरो एमिशन करना मतलब हम कार्बन को एमिट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेट जीरो एमिशन का क्या मतलब है? हम कार्बन को एमिट तो कर रहे हैं बट हम साथ में ये भी स्टेप्स ले रहे हैं कि जितना हमने कार्बन एमिट किया है उतना हम एब्जॉर्ब भी कर लें एनवायरनमेंट से। दैट इज कॉल्ड नेट जीरो। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, है ना। UPSC इन स्टेटमेंट से खेल सकता है कि नेट जीरो है कि जीरो है, ठीक है। तो जीरो एमिशंस मतलब कि बिल्कुल ही एमिट नहीं करना, और नेट जीरो का मतलब क्या है कि जितना हमने एमिट किया है उतना हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्बन न्यूट्रलिटी। तो ये फिगर्स में आप देख रहे होगे कि जितना हम एमिट कर रहे हैं यहाँ से उतना हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं पेड़ वेड़ लगा के, है ना। कैसे करोगे? कैसे लाओगे कार्बन न्यूट्रलिटी? पेड़ वेड़ लगा के, है ना, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ला के जिससे रिन्यूएबल एनर्जी बढ़े ताकि हमारे एमिशंस कम हों और हम
बैलेंस मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। तो अब इसमें याद रखने वाली ये बात है कि 120 कंट्रीज़ ने कमिट किया है कि भाई हम जो है 2050 तक हम अपना कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे, ठीक है। चाइना ने ये बोला है कि भाई हम जो है अपने एमिशंस जो है हमारे वो बढ़ते रहेंगे, 2030 तक मैक्सिमम एमिशंस होंगे, उसके बाद हम नेट ज़ीरो अचीव करेंगे 2060 तक। इंडिया ने कोई डेडलाइन को एडहेयर नहीं किया है, तो ये ध्यान रखना, इंडिया हैज़ नेवर कमिटेड टू रिड्यूसिंग इट्स एमिशंस बाय डूइंग इट्स नेट ज़ीरो बाय 2050। तो इंडिया ने कोई कमिट नहीं किया है, बट इंडिया ने अपने जो क्लाइमेट चेंज वाले पेरिस एग्रीमेंट से 2015 पे, उस पर एकदम ओवर डिलीवर किया है ना। तो जो हम बोलते हैं उतना हम करते हैं, बाकी हम जब बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो उसका मतलब नहीं कर पाएंगे भाई। डेवलपिंग कंट्री है, हमको इंडस्ट्रीज बढ़ानी है अपनी, अभी कैसे कर लेंगे, है ना। तो 2050 तक जो है इंडिया ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। यूएस ने क्या बोला है, यूएस ने ये बोला कि भाई हम 2030 तक हम अपने एमिशंस आधे करेंगे और 2050 तक हम उसको नेट ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। उसको हम क्या कर देंगे, नेट ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद अगले आगे बढ़ते हैं और इंडिया के एनडीसी के बारे में बात करते हैं। कहाँ चला गया यार पॉइंटर, हाँ, इंडिया के एनडीसी के बारे में बात करते हैं। तो एनडीसी क्या होता है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, है ना। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी हम ऐसी चीज़ें हैं जो एक कंट्री वॉलेंटरीली कमिट करती है ना, उसको हम बोलते हैं नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट्स होती हैं, है ना, और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो वॉलंटरली कमिट करती हैं कि भाई हम ये टारगेट्स रख रहे हैं और हम इन पे अपना डिलीवर करेंगे, हम इन चीज़ों को इन पॉइंट्स पे हम डिलीवर करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये जो एनडीसीज होते हैं, दीज आर नॉट बाइंडिंग, है ना, ये बाइंडिंग नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखना, दीज आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है। बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं है कि भाई हमने अगर किसी कंट्री ने अपना एनडीसी रखा है कि भाई हम 30% से एमिशन कम करेंगे, तो वो उनको अगर नहीं करेंगे तो कोई पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक वॉलेंटरी कमिटमेंट होता है एक कंट्री का खुद का, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट का या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम इतना रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब इंडिया के एनडीसीज हो जाते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो उसमें पहला क्या है, पहला ये है कि हम एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे बाय 33 to 35%। कब तक करेंगे, 2030 तक करेंगे। किसके कंपैरिजन में, ये 33 to 35% रिडक्शन किसके कंपैरिजन में है, ये कम 2005 में जो हम एमिट कर रहे थे उसके कंपैरिजन में हम 33 to 35% कम करेंगे, ठीक है। एमिशन इंटेंसिटी क्या कम करेंगे, एमिशन इंटेंसिटी। अब इसमें एक वर्ड आता है क्या, एमिशन इंटेंसिटी। तो ये क्या होता है एमिशन इंटेंसिटी, व्हाट इज एमिशन इंटेंसिटी। तो देखो, मान लो मैं इंडिया में एक टॉय बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने इंडिया में एक टॉय बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर यूनिट एमिट किया, ठीक है। क्या एमिट किया, जो भी एमिशन ग्रीन हाउस गैस या कुछ भी एमिट किया, जो भी पॉल्यूटेंट एमिट किए, तो वो उसको बोलते हैं हम एमिशन इंटेंसिटी। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। मतलब इसका एक्चुअल में डेफिनेशन ये है कि एक यूनिट जीडीपी प्रोड्यूस करने में, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, एक यूनिट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में कितना एमिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एमिशन इंटेंसिटी, ठीक है। समझ में आ गया एमिशन इंटेंसिटी क्या होता है। आगे बढ़े, एक यूनिट जीडीपी को एमिट करने में कितना एमिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एमिशन इंटेंसिटी। उसको हमको रिड्यूस करना है 33 to 35%। कब तक करना है, 2030 तक, एज कम्पेयर टू 2005 लेवल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्या है, उसके बाद दूसरा यह है कि भाई हम नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी जो है उसको हम 40% इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो 40% जो हमारा एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी, नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी से, है ना। तो अभी जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है या जैसे एनटीपीसी है, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, तो ये कोयला यूज़ करते हैं ना। कोयल इज़ नॉट अ नॉन फॉसिल, है ना, इट इज़ अ फॉसिल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स, है ना। तो इसको हम हटाएंगे, बेसिकली जितनी भी ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको हम हटा के, या हटाएंगे नहीं, बट हम जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेज हैं, जैसे सोलर हो गया, है ना, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, है ना, इन सबको हम बढ़ाएंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारी बेसिकली एनर्जी है वो 40% यहाँ से आए, ठीक है, 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से आए। तो इसी के चलते कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं इंडिया ने, जैसे आपने सुना होगा वन सन वन ग्रिड इनिशिएटिव, है ना, इंडियन सोलर अलायंस बना, है ना। तो ये सब क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये सब इसी के डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स हैं कि भाई हमको ये करना है, तो हमको ये रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करना ही होगा। और इसीलिए आपने अगर ये न्यूज़ फॉलो करते होगे तो 2019 में जो हमारा ये यूएन एक्शन क्लाइमेट समिट हुआ था न्यूयॉर्क में, जो हुआ था, जो न्यूयॉर्क में क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था, उसमें क्या बोला था ये मोदी जी ने, गांधी बोल रहा हूँ, मोदी जी ने क्या बोला था, मोदी जी ने बोला था कि भाई अब हमारा कमिटमेंट है कि हम 450 गीगावाट जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे, है ना। ये बोला था ना, ये कमिटमेंट आया था ना, तभी से ही ये चेंज हो गया है।
पहले ये कितना था, पहले ये 175 गीगावाट था, जिसमें से 100 गीगावाट सोलर पावर था शायद, है ना। तो ये चेंज होकर क्या हो गया, ये चेंज हो गया, अब हो गया 450 गीगावाट, ठीक है। तो अब हमको 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करनी है, वेरी वेरी एम्बिशियस टारगेट है ना। तो और ये सही भी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर फॉर अस टू टैकल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये एक दूसरा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है कि हम कार्बन सिंक जनरेट करेंगे 2.5 to 3 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाय कब तक करेंगे, बाय 2030। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे कार्बन, पहले तो ये बताओ कार्बन सिंक होता क्या, व्हाट इज कार्बन सिंक। तो नाम में देखो क्या है, कार्बन और दूसरा क्या है, सिंक, ठीक है। सिंक मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या मतलब होता है सिंक, डूबना, है ना। डूबना, डूबना क्या होता है, बोलते हैं ना यार वो पानी में डूब रहा है, ही इज सिंकिंग इन वाटर, है ना। तो डूबना मतलब, डूबना मतलब डूबना समझ में आएगा ना, सिंक मतलब डूबना होता है। अब कार्बन को डुबोना है, मतलब कार्बन कहाँ पे होता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में होता है ना। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन होता है, वो उसका नेचुरल स्टेट है। वहाँ से ये डूब के कहाँ आएगा, वहाँ से ये डूब के ओशियंस में आ जाएगा, और वहाँ से ये डूब के प्लांट्स में आ जाएगा, है ना। तो ये सब जो होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लांट्स, ओशियंस, ये क्या है, ये सब है कार्बन सिंक, जहाँ पे कार्बन डूब रहा है। मतलब हमको एटमॉस्फेयर से कार्बन कम करना है। कैसे कम करोगे, ये सब बढ़ा के, प्लांट लगा के, वाटर बॉडीज बढ़ा के, है ना, इन सब से कार्बन सिंक क्रिएट करोगे, मतलब जहाँ पे हम कार्बन स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो कोई ऐसा टर्म आ जाए तो ध्यान रखना कि हमको ऐसे मेथड्स होते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में, जिसमें हम कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं इन्वायरमेंट से। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये समझा दिया मैंने आपको, ये मेजर चीज़ें समझा दी। अब ये तो बता ही दिया मैंने आपको, 400-450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हमने रख दिया है ना। तो इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल है टर्टल सर्वाइवल अलायंस के बारे में, है ना। तो नाम में ही पता चल रहा है, टर्टल के सर्वाइवल से इंश्योर करता है, टर्टल का सर्वाइवल इंश्योर करता है ना। तो ये बेसिकली जो है 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, IUCN की पार्टनरशिप से इसको स्टैब्लिश किया गया था, है ना। ये क्या करता है, बेसिकली जो फ्रेश वाटर टर्टल्स और टॉर्टोइसेस होते हैं ना, उसका कैप्टिव मैनेजमेंट करता है, मतलब उनको कंजर्व करता है और फिर उसको बाद में वाइल्ड में छोड़ देता है ना। कैप्टिव मतलब कैप्टिविटी में उनको रेज करते हैं और फिर बाद में उनको छोड़ देते हैं। तो ये आया क्यों था, टर्टल सर्वेलियन TSA आया क्यों था, क्योंकि देखो एक उस समय 2001 में एशियन टर्टल क्राइसिस आया था, एशियन टर्टल क्राइसिस, ठीक है। अब ये एशियन टर्टल क्राइसिस क्या था, देखो क्या होता था कि ये जो टर्टल्स थे ना, यहाँ एशिया से ले जाके, मतलब एशिया से बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ इंडिया से ले जाके या फिर आसपास के एरिया से ले जाके चाइनीज़ मार्केट में बेचे जाते थे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट इसको मैं देख लेता हूँ, कोई छूट तो नहीं रहा है यार इसमें एक पॉइंट। हाँ इसमें, हाँ इसको जो वही, हाँ इन रिस्पॉन्स टू बेसिकली इनका ये जो टर्टल्स हैं, इनको हम यहाँ से ले जाके चाइनीज़ मार्केट में बेचते थे। तो इतना ये ज़्यादा हो गया, इतना ये ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये अलायंस हमको बनाना पड़ा, है ना। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर हार्वेस्ट, है ना, हार्वेस्ट ऑफ टर्टल्स, ठीक है। ये हार्वेस्टिंग ऑफ टर्टल्स जो है वो बढ़ गया। मतलब हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, जैसे क्रॉप का हार्वेस्टिंग होता है ना, क्रॉप जब बन जाता है तो क्या करते हो आप, उसको काट देते हो, काट के फिर मार्केट में बेचते हो, है ना, हार्वेस्ट बोलते हैं ना उसको। वैसे ही टर्टल्स का हार्वेस्ट हो रहा था, मतलब टर्टल्स जैसे अपने अंडे से बाहर निकले और थोड़े बड़े हुए, हार्वेस्ट हो गए वो, तो फिर वहाँ से लेके उनको चाइना के मार्केट में बेच दिया जा रहा था। तो ये जो हार्वेस्टिंग थी, इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, इनको रोकने के लिए टर्टल सर्वाइवल अलायंस आया था, ठीक है। तो इनका ये मिशन है कि जीरो टर्टल एक्सटेंशन हमको करने हैं। ये जो चीज़ है ये जीरो होनी चाहिए, मतलब कोई भी इस टाइप का हार्वेस्टिंग नहीं होना चाहिए बाय 21st सेंचुरी, ठीक है। तो इनकी आप साइट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा भाई, आप डोनेट कर सकते हो, आप मेंबर बन सकते हो, है ना, आप इनके साथ जुड़ सकते हो, है ना, इस प्रोसेस में, ठीक है। तो दिस इज टर्टल सर्वाइवल अलायंस, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसके बाद अगला आर्टिकल इज अबाउट वेना कन्वेंशन। वेना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। जितने भी कन्वेंशन जो ऐसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड प्लीज़ नोट इट डाउन। वेना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ओजोन प्रोटेक्शन से, है ना। तो इट इज़ अ कन्वेंशन दैट डील्स विद ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, है ना। तो ओजोन लेयर को हमको बचाना है, ओजोन डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर को बचाना है, उससे रिलेटेड ये कन्वेंशन आया था, दैट वाज कॉल्ड वेना कन्वेंशन। इट वाज अडॉप्टेड इन 1985, ठीक है। 1985 में आया था। क्या इंडिया इसका मेंबर है, यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद ये करता क्या है, व्हाट आर द पॉइंट्स इंक्लूडेड इन वेना कन्वेंशन, कि भाई ये रिसर्च को प्रमोट करता है। कौन सी रिसर्च को प्रमोट करेगा, ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी रिसर्च हो रही है, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस पे रिसर्च हो रही है जो ओजोन ओजोन को डिप्लीट होने से बचा रहे हैं, या उसका अल्टरनेटिव ला रहे हैं, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनका अल्टरनेटिव ला रहे हैं जिससे ओजोन डिप्लीटिंग हो रही है, उन रिसर्च को ये
प्रमोट करता है और ऐसी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट एक्शन लेता है जो ओजोन का डिप्लीशन कर रही हैं, ठीक है। तो ये इसका ये वेना कन्वेंशन के बारे में आपको ये याद रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। इसी से रिलेट करता एक और प्रोटोकॉल आता है दैट इज़ कॉल्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या होता है कि प्रोटोकॉल जो होता है दैट इज़ बाइंडिंग, ठीक है। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, जहाँ भी प्रोटोकॉल आपको वर्ड दिख जाए, मतलब कि जिसने उसको साइन किया है, मान लो इंडिया ने अगर इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया है तो इट इज़ बाइंडिंग ऑन दैट कंट्री टू फॉलो द कमिटमेंट्स जो उस प्रोटोकॉल में हैं, जो उस प्रोटोकॉल में बोला गया उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसका मतलब होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल से पहले आता है कन्वेंशन, ठीक है। तो जैसे ये वीना कन्वेंशन आया, अब इसके बाद आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या था, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, ये किससे रिलेट कर रहा था, ये ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेट कर रहा था। अब इसमें क्या बोला गया, इस प्रोटोकॉल में ये बोला गया कि जितने भी ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको हमको क्या करना है, उनको हमको फेज आउट करना है। फेज आउट करना है मतलब उनके कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे बैन लगाना है और उनको जीरो करना है, उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को जीरो करना है। दैट वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब अडॉप्ट हुआ ये, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। इसमें क्या था कि जितने भी सब्सटेंसेस थे जो हमारी ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं उनको फेज डाउन करने की बात की गई थी, उनको उनके कंजम्पशन और प्रोडक्शन को रोकने की बात की गई थी, ठीक है। अब इसमें कॉमन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करी गई। क्या है ये कॉमन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CDRs। अब देखो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, अब ये प्रोटोकॉल कॉमन है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, है ना, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओजोन को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। बट अब देखो डेवलप्ड कंट्रीज के पास रिसोर्सेज अलग हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के पास रिसोर्सेज अलग हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के पास रिसोर्सेज अलग हैं, ठीक है। तो हम इनको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बट टारगेट्स डिफरेंट है ना। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्स मतलब इसमें इसको ऐसे बोलते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टारगेट तो आपका कॉमन है, ठीक है, टारगेट इज कॉमन है ना, आपके ऊपर दारोमदार कॉमन है, इक्वल है, बट यू कैन टेक डिफरेंट स्टेप्स फॉर, यू हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर। तो उसको क्या बोला, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब इन कंट्रीज़ को, अब देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास तो बहुत फंड्स हैं ना, वो तो कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट ऐसे जिससे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वो ना लाए, है ना। बट ऐसी कंट्रीज़ जो लीस्ट डेवलप हैं वो इन सब पे खर्चा कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए आया मल्टीलैटरल फंड। तो ये जो मल्टीलैटरल फंड है ना, ये क्या करता है, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ऐसी कंट्रीज़ को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इनको बेसिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, उनके पास फंड्स की कमी है इस टाइप से, है ना, उनको ये करता है। और इसी के चलते एक 1990 में एक मॉन्ट्रियल जितनी भी पार्टीज़ हैं जिन्होंने इस प्रोटोकॉल को साइन किया हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, उनको असिस्ट करने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी में असिस्ट करने के लिए या कोई भी इकोनॉमिक असेसमेंट करने के लिए क्या आया था 1990 में, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक असेसमेंट पैनल बना था, जो इसी चीज़ के लिए था कि भाई हम जो पार्टीज़ जो हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं उनको हम हेल्प करेंगे, ठीक है। वॉज इस्टेब्लिश एज अ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एडवाइजरी बॉडी, उनको एडवाइस करेंगे और बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। इंडिया इसकी पार्टी है ना। इंडिया ने ओजोन को हटाने के लिए क्या क्या किया है, इंडिया ने ओजोन को हटाने के लिए ओजोन सेल बनाया था, है ना, ताकि जो भी इस कन्वेंशन में पॉइंट्स हैं, जो इस प्रोटोकॉल में पॉइंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करा जा सके, है ना। ये जो ओजोन सेल था वो किसके अंदर बना था, नेशनल ओजोन यूनिट के अंदर, ठीक है, एज अ नेशनल ओजोन यूनिट, सॉरी अंदर नहीं बना था, ओजोन सेल था, दैट वाज established as a national ozone unit to render necessary services for effective and timely implementation of the protocol, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने ओजोन सेल इस्टेब्लिश किया था और इंडिया जो है उसने CFCs को फेज आउट कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया हैज़ फेज्ड आउट CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसके बारे में, जो CFCs होते हैं, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये जो होते हैं ना हाइड्रोक्लोरो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, एज अ क्या यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इनसे होती है ओजोन डेप्लीट, ठीक है, ओजोन इससे होती है डेप्लीट। अब जहाँ भी ये क्लोरीन आ रहा है ना, क्लोरो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितने भी हेलन्स होते हैं, हेलॉन्स मतलब हेलन्स हम इनको बोलते हैं, किनको बोलते हैं, जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इनको हम बोलते हैं हेलॉन्स, ठीक है। इनके कंपाउंड जो होते हैं, दीज आर यूज एज रेफ्रिजरेंट्स या कहीं और भी यूज़ हो रहे हैं, दीज आर ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अब देखो इसमें F के लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। अब इसमें जब हमने रिसर्च करी थी तो हमको ये पता चला कि जो क्लोरीन है, जो ये वाले कंपाउंड्स हैं, क्लोरोफ्लोरो क्या बोलते हैं, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो इन सब में क्या है, इन सब में क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, ऐसे ही ब्रोमीन के साथ भी है, हाइड्रो ब्रोमोकार्बन्स हो गए, ठीक है, हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ये सब भी ओजोन डिप्लीटिंग है। बट व्हेन फ्लोरीन कम्स इन, जब फ्लोरीन आता है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि HFCs, क्या HFCs ओजोन को डिप्लीट करते हैं, तो ये याद रखना कि दे डोंट डिप्लीट ओजोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs दे डोंट डिप्लीट ओजोन, ये ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है, ठीक है। जबकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, दीज आर ओजोन डिप्लीटिंग, ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं। समझ में आ गया, ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ये रेफ्रिजरेंट हैं। इनसे बचने के लिए रिसर्च हुआ था और फिर ये पता लगा कि जो ये है, क्या बोलते हैं, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करते हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। तो इनको फेज आउट करके ये लाया गया, समझ में आ रहा है, इनको फेज आउट करके क्या लाया गया, इनको फेज आउट करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को लाया गया। बट देयर इज अ ट्विस्ट, जो कि हम अगली साइड में पढ़ेंगे। ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये ओजोन डिप्लीट तो नहीं करते हैं, बट दे आर अ ग्रीन हाउस गैस, दे आर अ ग्रीन हाउस गैस। जब हमने इसको हटाया और इसको लाया तो ओजोन तो बच गई हमारी, बट फिर क्या होने लगा, बट फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया हमारा, ठीक है। फिर हमको पता चला, अरे ये तो कट गया हमारा, हम कैसे करें, हम ये तो ग्रीन हाउस गैस है, ये तो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। तो तब आया क्या, तब आया किगाली अग्रीमेंट, ठीक है। किगाली अमेंडमेंट की हम पहले बात करेंगे, पहले हम किगाली अग्रीमेंट की बात करते हैं। व्हाट वाज किगाली अग्रीमेंट, किगाली अग्रीमेंट क्यों आया और कब आया, इतना पीछे रामायण मैंने बताया। किगाली एग्रीमेंट इसीलिए आया क्योंकि जब CFCs को हटा के HFCs को लाया गया, HFCs को जब लाया गया जो कि ओजोन डिप्लीटिंग नहीं थे, इट वॉज फाउंड कि दीज आर अ ग्रीन हाउस गैस, और इनके यूसेज से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। तो फिर किगाली एग्रीमेंट आया कि भाई अब हमको इनको फेस डाउन करना है। तो किगाली एग्रीमेंट किगाली एग्रीमेंट क्या था, इट वॉज एमिंग टू फेज डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, समझ में आया, इट वॉज एम टू फेज डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। कैसे करोगे, इसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को रिड्यूस करके, ठीक है, कैसे करोगे, इसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को रिड्यूस करके। तो अभी जो अमेंडमेंट है ना, इसमें ये बोला गया था किगाली एग्रीमेंट में कि 80% हमको इसमें रिडक्शन करना है HFCs के यूज़ में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ में 80% रिडक्शन करना है बाय 2047, ठीक है। इस अमेंडमेंट में बोला गया 2047 तक हमको 80% रिडक्शन करना है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, डू HFCs डिप्लीट ओजोन, नहीं, बिल्कुल नहीं, दे डोंट डिप्लीट ओजोन, दे आर अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और मेरे को बताओ, क्या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है, क्या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज़ अ नेगेटिव थिंग, इज इट अ नेगेटिव थिंग। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ में हो रहा है, इज इट अ नेगेटिव थिंग। अगर कोई आप में से बोल रहा है कि इट इज़ अ नेगेटिव थिंग, तो भाई ये समझ लो इट इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग। क्यों, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो आप और मैं बैठ के यहाँ पढ़ नहीं रहे होते, अर्थ वुड नॉट हैव बीन अ हैबिटेबल प्लैनेट, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही अर्थ का जो टेम्परेचर है दैट इज़ मेंटेन्ड। समझ में आ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, सन से जो रेडिएशन आती हैं दैट आर शॉर्ट वेव रेडिएशंस, है ना, शॉर्ट वेव लेंथ की होती हैं, ठीक है। जब ये आती हैं तो ये जो गैसेज हैं यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है ना, और कौन सी गैस है, यही मान लो HFCs मान लो, ये जो गैसेज हैं ये इसको अलाउ कर देती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशंस को। फिर क्या होता है, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती हैं, ठीक है। जब ये ऊपर जाती हैं तो ये शॉर्ट वेव से क्या हो जाती हैं, लॉन्ग वेव हो जाती हैं। जब ये रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, लॉन्ग वेव लेंथ की हो जाती हैं। तो लॉन्ग वेव लेंथ को ये गैसेज अलाउ ज़्यादा नहीं करती हैं। तो क्या होता है, ये जो हीट है, जो हीट अर्थ ने ली है ना, और वो एमिट कर रही थी, उसको थोड़ी ये ट्रैप कर लेती हैं विद इन द एटमॉस्फेयर और बाकी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से ये जो हीट ट्रैप होती है, इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर ये नहीं होता तो अर्थ वुड हैव बीन अ फ्रीजिंग प्लैनेट, बहुत ही ज़्यादा ऐसे -50 डिग्री सेल्सियस टाइप टेम्परेचर होता है यहाँ पे, जो कि हैबिटेबल नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गुड, बट देन व्हाट वी हैव डन, हमने डेवलपमेंट के चक्कर में क्या किया, हमने डेवलपमेंट के चक्कर में ये जो गैसेस का कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, HFCs, इन सब का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो जितनी ज़्यादा ये गैसेज होंगी, जितनी ज़्यादा गैसेज होंगी उतना ज़्यादा ये रेडिएशंस ट्रैप होंगे और उतना ही ज़्यादा हीट जो है वो अर्थ में ट्रैप हो जाएगी। जब उतनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी तो क्या होगा, एक्सेसिव टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमको टेम्परेचर इंक्रीज तो चाहिए था बट एक्सेसिव नहीं चाहिए था, ठीक है। अब 50 डिग्री अगर नहीं होता तो -50 डिग्री सेल्सियस होता, है ना। अब आपने बढ़ा दिए इतनी गैसेस की ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, तो +50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है अर्थ का, तो ये भी तो नहीं चाहिए ना।
हमको तो नॉर्मल चाहिए, हैबिटेबल होना चाहिए भाई, 25 से 30 32 40 तक चलेगा, इतना होना चाहिए, है ना, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है ना, तो वो गलत है। समझ में आ गया क्यों हमको फेस करना है। अब इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया, अब इस अमेंडमेंट में ये बोला गया कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये सारी अपनी जो कंजम्पशन है उसको फ्रीज़ करेंगी बाय 2024। समझ में आ गया। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अभी अपनी इकॉनमी को बढ़ा रही हैं, वो उनके लिए उनको कंजम्पशन को फ्रीज़ करना है बाय 2028, एचएफसी से कंजम्पशन को फ्रीज़ करना है बाय 2028। एंड एंड उसके बाद क्या है, इंडिया को अपना ये जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस करना है बाय 80% बाय 2047। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चाइना और यूएस के लिए और थोड़े एक्सटेंसिव टारगेट्स हैं, उनको भी करना है 80% बाय 2047, बट क्यूमुलेटिव रिडक्शन टारगेट्स हैं, जैसे कि 2032 तक उनका जो है 10% रिड्यूस आना चाहिए, 2037 तक उनका 20% कम हो जाना चाहिए, 2042 तक उनका 30% कम हो जाना चाहिए। तो ये जो है ये उनके स्पेसिफिक टारगेट्स हैं। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट बॉर्न चैलेंज। ठीक है, तो व्हाट इज़ बॉर्न चैलेंज। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो बॉर्न है, बॉर्न इज़ अ सिटी इन जर्मनी। ठीक है, तो जर्मन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी, है ना, बॉर्न चैलेंज में। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया। ये किसका इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी जो है उसने IUCN के साथ मिलकर ये लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, क्या पिछले साल लॉन्च किया था? नहीं भाई, पिछले साल नहीं किया था, बहुत पुराना है, 2011 में इसको लॉन्च किया था। इसका मकसद क्या है बॉर्न चैलेंज का, इसका मकसद ये है कि जितनी भी डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेटेड लैंड है उसको हम दोबारा रिस्टोर करेंगे। जो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, वो डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेटेड जो लैंड है, ठीक है, उसको हम रिस्टोर करेंगे। ठीक है, उसको हम रिस्टोर करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, जैसे कि 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को हमको रिस्टोर करना है बाय 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर्स को रिस्टोर करना है बाय 2030। है ना, समझ में आ गया। ये सिंपल है, याद करना है। इसमें 150 मिलियन को रिस्टोर करना है बाय 2020 एंड 350 मिलियन को रिस्टोर करना है बाय 2030। और इंडिया ने अपना प्लेज लिया कि भाई हम इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन कितना देंगे, 21 मिलियन हेक्टेयर्स को हम रिस्टोर करेंगे बाय 2030। ठीक है, तो इंडिया ने ये प्लेज लिया है कि वी विल रिस्टोर 21 मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। समझ में आ गया। उसके बाद अगला आर्टिकल किसके बारे में है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के बारे में। ये भी पुराना है, 2007 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था, अफ्रीकन यूनियन ने। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें देखो ग्रीन वॉल का मतलब क्या है कि ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें जो सहेल रीजन है, सहेल इज़ दिस रीजन जहाँ पे ये मॉरिटाना, माली, है ना, नाइजर, चैड, ये वाला जो है ना, नाइजीरिया, ये सब वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं सहेल रीजन। तो यहाँ पे ये लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये लोग खूब सारे पेड़ वेड़ लगाने वाले हैं इस पूरी बेल्ट में, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीनरी आ जाएगी, तो इसीलिए इसको बोला है ग्रेट ग्रीन वॉल। ठीक है, अब इसको सपोर्ट किया था UNCCD ने, है ना। तो ये बस इनिशिएटिव आपको याद रखना है। इसी को देखते देखते इंडिया ने भी अभी शायद पिछले 2 साल पहले एक चीज़ इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसमें ये लोग बोल रहे थे कि हम गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक एक ऐसे ग्रीन वाली वॉल बनाएंगे, इसी टाइप की, जैसे ये लोग सहेल में बना रहे हैं ना, वैसे हमने इंडिया में भी किया था। अब वो इनिशिएटिव कहाँ है, कभी न्यूज़ में आया नहीं उसके बाद, बस वो एक बार आया था, हमने UPSC के लिए पढ़ लिया था, है ना। तो ऐसे है, भूलना नहीं है इन सब चीज़ों को, है ना। तो ये जो है बेसिकली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इंडिया ने भी स्टार्ट किया था, बट उसका नाम ग्रेट ग्रीन वॉल नहीं था, है ना, उसका भी ऐसे ही कुछ था, ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। अब इसको सपोर्ट किसने किया, UNCCD ने, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्या है, स्मोक टावर। ठीक है, स्मोक क्या होता है, व्हाट इज स्मोक। स्मोक इज जब स्मोक जो है वो फॉग से मिल जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्मोक, है ना। स्मोक जब फॉग से मिल जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्मोक। इससे क्या होता है, इससे बहुत ही बेकार चीज़ें होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग प्रॉब्लम्स होती हैं। दिल्ली में देख ही रहे होगे आप, स्मोक का बहुत इशू आता है ना। तो इसको बोलते हैं स्मॉग। अब इसको हटाने के लिए हमने क्या किया है, इसके लिए टावर लगता है बड़ा सा, है ना। उस टावर में क्या होता है, ऐसा टावर सा होता है, उस टावर में फ़िल्टर्स लगे रहते हैं, इधर फ़िल्टर, इधर फ़िल्टर, इधर फ़िल्टर, इधर फ़िल्टर, ऐसे फ़िल्टर लगे रहते हैं। तो जो एयर होती है वो फ़िल्टर से होते हुए कुछ माइक्रॉन्स का पार्टिकल्स को अलाउ करती है, बाकी सबको फ़िल्टर आउट कर देती है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड स्मॉग टावर। ये अभी दिल्ली में लगा हुआ है ना, इसीलिए न्यूज़ में था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ बोला कि भाई आप कब इंस्टॉल करोगे, हमको डेडलाइन दो, है ना। आप बोल तो दियो पर कर तो रहे नहीं हो, है ना। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो अब इसमें क्या होता है, लार्ज स्केल एयर प्यूरीफायर होता है, मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं जो वॉल को, जो एयर को बेसिकली फ़िल्टर करते हैं, है ना। पहला ऐसा स्मोक टावर कब लगा था, 2015 में रॉटरडैम में लगा था, दैट इज़ इन नीदरलैंड्स। ये चाइना में भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, वहाँ पे बीजिंग वगैरह में बहुत लगा है ना। बीजिंग की केस स्टडी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि उन्होंने पूरा अपना जो पॉल्यूशन है वहाँ पे भी स्मोक का था।
प्रॉब्लम, है ना, बट उन्होंने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है इसको विद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये है इंडिया का वर्जन, ये है जो चाइना में लगा हुआ है बीजिंग में, है ना। तो इस टाइप का ये रहता है टावर, है ना, यहाँ से पूरी एयर आती है और फिल्टर होकर जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे अपना लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अबाउट यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव। तो व्हाट इज़ यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव, नाम से पता चल रहा है प्लास्टिक कलेक्टिव, प्लास्टिक को कलेक्ट करेंगे, प्लास्टिक को कलेक्ट करके क्या करोगे, बेसिकली जो प्लास्टिक जो इन्वायरमेंट में जा रहा है ना, उसको हम नहीं जाने देंगे, ठीक है। उसका जो लीकेज है, जो प्लास्टिक का लीकेज है जो इन्वायरमेंट में चला जाता है, उसको हम रिड्यूस करेंगे और फेज डाउन करके हटा देंगे उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको याद क्या रखना है इसमें, ये एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है। किसका किसका इनिशिएटिव है ये यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव? ये यूएनईपी इंडिया का है, सीआईआई का है, WWF इंडिया, इन ये 3 ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। और ये क्या करेंगे, ये लोग कॉर्पोरेट एक्शंस को ड्राइव करेंगे ताकि जो प्लास्टिक लीकेज है, प्लास्टिक लीकेज मतलब लीकेज कब होता है, जब हमारे यहाँ से निकल जाए, है ना, लीक हो गया मतलब प्लास्टिक इन्वायरमेंट में चला जाए, है ना, हमारे से लीक करके, इंडस्ट्री से लीक करके जो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट में चला जाए, दैट इज़ कॉल्ड यूएन प्लास्टिक, मतलब दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक लीकेज। तो उसको हटाने के लिए यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव आया था, ठीक है। अभी इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो मेंस के, दैट इज़ कि इंडिया जो है वो 9.46 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली जनरेट करता है ना। और उसमें से जो 9.46 मिलियन टन्स है उसमें से 40% तो कलेक्ट भी नहीं होता है ना। और 43% जो है दैट इज़ यूज़ फॉर पैकेजिंग, और दैट इज़ मोस्टली सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऐसा होता है कि उसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, एक बार यूज़ हो गया, जैसे जो पतली वाली पॉलीथीन्स होती है ना जिसमें आप सब्जी वगैरह लाते हो, दैट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो उसको आप दोबारा, मतलब दोबारा तो कर ही सकते हो, उससे भी बहुत पतली पतली होती हैं वो, है ना। तो उस टाइप की जो ये होती हैं पॉलीथीन्स होती हैं, दैट आर कॉल्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसको बस एक ही बार यूज़ करके डिस्कार्ड कर दिया जाता है और फिर वो एनवायरनमेंट में हज़ारों, मतलब 100-200 साल तक रहती हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। तो ये बहुत ही मेजर कंसर्न है हमारे लिए। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा फैक्ट क्या है कि ग्लोबली 8.3 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक अभी तक इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो चुका है, जनरेट हो चुका है 1950 तक, और इसमें से 1950 से अभी तक 8.3 बिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है, जिसमें से 60%, है ना, 60% इन्वायरमेंट में चला गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें से 60% इन्वायरमेंट में चला गया है। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हो कभी प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में लिखना हो कहीं पे, है ना। चलो, तो इतने हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम करते हैं क्विज़। तो भाई +2 -0.66 4-5 क्वेश्चन होंगे, प्लीज़ बताना अपना स्कोर। कमेंट कोई करता नहीं है, स्कोर आते या तो आते नहीं मार्क्स, है ना, या तो इतने अच्छे आ रहे हैं कि बताने का मन नहीं करता होगा, है ना। तो प्लीज़ अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ कि भाई कितने आ रहे हैं, सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, है ना। इसी टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता भी है ना। तो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इसमें पॉज करके खुद से करो और ट्राई करो खुद से करने का, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी सेटअप बाय WMO एंड IUCN, ठीक है। तो क्या WMO और IUCN की है? नहीं, WMO तो है, IUCN नहीं है। IUCN की जगह क्या है? UNEP है ना, UNEP है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा क्या है, इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड असेसमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हैंस प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक बेसिस फॉर गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स टू डेवलप क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़। तो ये भी गलत है। आपको लगा होगा सही है ना। तो बस अब ये ऐसी गलत करोगे वहाँ यूपीएससी में। अब पूरा अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी रहती है। इट कंडक्ट्स रिसर्च, मैंने कितना एम्फेसिस देके बताया था कि ये अपनी रिसर्च नहीं करता है ना। जो IPCC है वो अपनी रिसर्च नहीं करता, ये सिर्फ एक असेसमेंट बॉडी है, सिर्फ असेसमेंट करता है और एडवाइस करता है, ठीक है। तो ये भी हो जाता है गलत। ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम करेगा फंसाने वाले। अब आप अगर नॉर्मल में पढ़ोगे ना इसको, मान लो आपको आइडिया नहीं है, अब अगर आप नॉर्मल में पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ यार सही है, रिसर्च असेसमेंट करता होगा क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज वाली बॉडी है तो करता होगा, बाकी सब स्टेटमेंट सही है, बट रिसर्च नहीं करता है, ठीक है। और इसी टाइप का क्वेश्चन ट्रैफिक के लिए जो है यूपीएससी पूछ चुका है। ट्रैफिक के लिए उसने पूछा था एक ऑप्शन में कि ये IUCN और WWF की है क्या, एक ऑप्शन में था, और दूसरे में उसका फंक्शन दिया था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो दोबारा भी पूछ सकता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बन न्यूट्रलिटी। इट रेफर्स टू फेजिंग आउट कार्बन एमिशंस ऑल टुगेदर टू अचीव ज़ीरो एमिशंस। तो क्या ऑल टुगेदर करना है,
अगेन एंड ऑल, मैंने जो हम लोग 120+ वाली सीरीज़ थी उसमें मैंने बताया था ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं ना, वैसे भी कार्बन एमिशंस को ऑल टुगेदर कम कर देना है, मतलब ज़ीरो कर देना है, तो ये तो वैसे भी गलत है। मैंने आपको बताया था ना, नेट ज़ीरो क्या होता है कि जितना हम एमिट कर रहे हैं उतना हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, ऑल टुगेदर ज़ीरो नहीं करेंगे, है ना, तो ये हो जाता है गलत। और वैसे भी ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, तो जनरली जनरल टेंडेंसी ये गलत ही है। दूसरा क्या है, इंडिया अलॉन्ग विद यूएस एंड चाइना हैव कमिटेड टू नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। नेट जीरो एमिशंस को इंडिया ने क्या कमिट किया, नहीं किया, इनफैक्ट चाइना ने भी नहीं किया। चाइना ने बोला था 2060 तक हम करेंगे, सिर्फ यूएस ने किया है, ठीक है, सिर्फ यूएस ने किया, तो ये भी हो जाता है गलत। तो ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हो गया डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ कन्वेंशन दिए हैं और उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कन्वेंशन इसमें सही है। तो पहला क्या है, वीना कन्वेंशन डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो सही है, इट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, है ना। दूसरा क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद फेजिंग आउट ऑफ ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेज लाइक HCFCs, HFCs एंड CFCs। तो आप खुश खुश में सही मार के आ जाओगे ये, है ना, बट अच्छे से पढ़ना। आप बोलोगे अरे सर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस को ही तो फेज आउट करता है, अभी तो पढ़ा है पीछे, बिल्कुल सही बात है भाई, अभी ही पढ़ा है और ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस को ही करता है, बट लाइक में देखो ना क्या है, लाइक में क्या है, HCFCs, HFCs, मैंने कितना 5 मिनट देखे, ये तो आपको ये बताया होगा कि HFCs जो हैं दे आर नॉट अ ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस, दे आर अ ग्रीन हाउस गैस डेप्लीटिंग सब्सटेंस। और इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, इसके लिए कौन सा एग्रीमेंट है, किगाली एग्रीमेंट, नॉट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत कर दो, दूसरा गलत कर दो, आंसर आ गया हमारा, सी आ गया। बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे, बट फिर भी पढ़ लो। बॉर्न चैलेंज एम्स टू रिस्टोर डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप, सही है, इट डील्स विद दिस। चौथा क्या है, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ अफ्रीकन यूनियन, सही है, अफ्रीकन यूनियन का है। टू रिस्टोर डिग्रेडेड रीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका, गलत है, साउथ अफ्रीका को नहीं रिस्टोर करेगा ये, किसके लिए है, साहेल रीजन के लिए है ना, यही हमने डिस्कस किया था, साहेल रीजन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव, अनप्लास्टिक कनेक्टिव। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP इंडिया, CII एंड WWF इंडिया, सही है, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। इट एम्स एट ड्राइविंग कॉर्पोरेट एक्शन टूवर्ड्स सॉल्यूशन ऑन प्लास्टिक लीकेज, दिस इज ऑल्सो राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो भाई कमेंट करके बताओ कि क्या रहा, क्या स्कोर रहा और कितना आया। सो थैंक यू सो मच, अभी के लिए बस इतना ही। अभी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, फिर कल मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कल हम देखते हैं किससे स्टार्ट करेंगे। एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी से स्टार्ट कर लेंगे, है ना। एंड यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू यू नो our website thelaymanway.com where you will get free materials and also you will get free lectures as well, वहाँ पे भी पढ़े हुए हैं, है ना, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। और हमने ना अभी ये स्टडी चैलेंजेस भी लॉन्च किए हैं, है ना। तो स्टडी चैलेंज में हम क्या करने वाले हैं कि जैसे इकोनॉमिक्स का भी किया है ना, तो आपको एक डेडलाइन देने के लिए वी हैव चैलेंज यू टू कम्प्लीट इट इन 7 days। उस चैलेंज को ज्वाइन करो, उस चैलेंज को ज्वाइन करो, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्वेश्चंस, हर एक मॉड्यूल के बाद क्वेश्चंस भी डाल देंगे, है ना। अभी तो नहीं है उसमें क्वेश्चंस, बट अभी हम डाल देंगे उसमें क्वेश्चंस, तो प्लीज़ गो एंड डू दैट, है ना। तो आपके लिए भी एक टाइम लिमिट में जल्दी जल्दी वो खत्म हो जाएगा, है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स उनके लिए बोल रहा हूँ, वो इस चैलेंज को ज्वाइन करके जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ रिव्यू अस ऑन गूगल, एज आई से feedback and reviews help us to reach further more aspirants, है ना। And you can also explore our YouTube where we have around 350+ videos on static topics and you can study from that and make notes, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड वर्क हार्ड, बाय।